छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के फाइनल के पहले राजनीतिक दलों को खैरागढ़ चुनाव के सेमीफाइनल से होकर गुजरना होगा। दरअसल 2021 में यहां के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब 12 अप्रैल को यहां उपचुनाव होना है। इसके लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी के साथ जनता कांग्रेस जोगी के लिए भी जीत की राह आसान नहीं रहने वाली। तीनों दलों के सामने उम्मीदवार चयन एक बड़ी चुनौती होगी। राज परिवार से जुड़े देवव्रत सिंह की दोनों पत्नियां इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। खैरागढ़ परंपरागत रूप से राज परिवार की सीट रही है। ऐसे में यहां पारिवारिक लड़ाई भी देखने को मिल रही है। पद्मा देवी जी ने उनको बहुत परेशान किया है। 18 साल तक वो परेशान करती रही उनको। उसके बाद जाने के बाद भी वो बच्चों को यूज़ करके पैसे मंगवाती थी। और जब वो उनके रहने पे विधायक का इलेक्शन लड़ने के बाद 25,000 वोटों से वो हार गई, तो आज वो कैसी दावेदारी कर रही हैं और कैसे वो जीत जाएंगी। खैरागढ़ एक ऐसी विधानसभा है जहां से 2018 में कांग्रेस की प्रचंड लहर के बावजूद एक नए नवेले तीसरे दल जनता कांग्रेस जोगी का विधायक बना। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना 2023 के पहले काफी अहम है। इसीलिए पार्टी ने 15 तारीख को अपनी चुनाव समिति की बैठक रखी है। इधर बीजेपी ने भी उम्मीदवार को तलाशना शुरू कर दिया है। वहाँ के विधायक आदरणीय भैया देवव्रत सिंह का निधन होने के बाद वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और हम लोग पूरा तैयार। अभी आप देखें नगर पालिका का जो चुनाव हुआ वहाँ पर हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हमारी पार्टी का बना है, तो अच्छा जनता का अच्छा माहौल है। और तो छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात होती है, वो पूरे हमको वहाँ पर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और किसान साथी जो 2500 रुपये धान का कीमत मिल रहा है वो भी पूरा खुश हैं और हमारी सरकार की तरफ निगाह से देख रहे हैं कि हम लोग इस बार विधायक वहाँ पर बना के हमारी पार्टी का भेजें। देखिए, अभी खैरागढ़ की मेरे को कोई चुनाव संचालन की जवाबदारी नहीं है। मेरे को आदरणीय मोतीलाल जी साहू को, केदार कश्यप जी को और नवीन मारखंडे जी को कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जवाबदारी दी गई है। 2023 के चुनाव के पहले खैरागढ़ सीट जीतकर सभी राजनीतिक दल अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि ये चुनाव सबके लिए अति महत्वपूर्ण बना हुआ है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में अगर उपचुनाव की हम बात करें तो चौथा उपचुनाव खैरागढ़ में होने जा रहा है। 12 अप्रैल को चुनाव है और 16 अप्रैल को मतगणना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देवव्रत सिंह के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, कहीं ना कहीं अब रियासत, विरासत और सियासत में उलझ कर रह गई है। उनकी पहली पत्नी जो है वो भी दावा कर रही है, उनकी दूसरी पत्नी वो भी दावा कर रही है कि उनको टिकट मिले। और इस तरफ अगर हम बात करें, लोधी समाज एक बड़ा फैक्टर है वहां पर। अभी तक ये कहा जाता है कि लोधी समाज में ही कोई ना कोई वहां से वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है और जीतता है। लेकिन 2018 में हम देखें तो जब कांग्रेस को 67 का मैंडेट मिला था, उसके बाद भी वहां से देवव्रत सिंह की जीत हुई थी, जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार थे। फिलहाल देखिए, अगर बात करें तो कोमल जंघेल दूसरी पोजीशन पे थे। 1000 से ज्यादा का वोटों का अंतर नहीं था। लेकिन राज परिवार बनाम लोधी समाज कई बार वहां पर देखने को मिला। और इस बार की लड़ाई और भी दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस निश्चित तौर पर चाहती कि जो 70 का मैंडेट है वो 71 में बदले और जो 2023 का चुनाव है उसके पहले जीत का सेहरा कांग्रेस अपने ऊपर लेना चाहती। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि भोई जी, वो मौजूद हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ अमरजीत चावला जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है नीलू शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रवि जी के पास सबसे पहले चलता हूं। रवि जी, बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हालांकि कांग्रेस ये कहा जाता है उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है उसकी जीत बहुत आसान होती है, लेकिन एक लोधी समाज एक बड़ा फैक्टर है उस पूरे खैरागढ़ इलाके में। देवव्रत सिंह भी जीते थे, लेकिन 1000 के आसपास का अंतर था कोमल जंघेल और इनके बीच। लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट था गिरवर जंघेल, जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसका अंतर जस्ट डबल था अगर मैं बात करूं हारने में, क्योंकि 31,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। स्थिति क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए खासतौर से मुख्यमंत्री भी बेहद संजीदगी से चाहते हैं कि 70 का जो मैंडेट है कांग्रेस का वो 71 में परिवर्तित हो जाए।
देखिए आदित्य जी, जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस प्रदर्शन करते आ रही सत्ता में आने के बाद, चाहे वो मरवाही उपचुनाव की बात करें या फिर दो उपचुनाव हुए थे दंतेवाड़ा का और बीजापुर का, से तो दोनों में तीनों में तो कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और निश्चित तौर से ये माना जाता है जिसकी सरकार होती है और उसी की वही उपचुनाव में जीतता है। निश्चित तौर से कांग्रेस खैरागढ़ उपचुनाव को जीतने की कोशिश करेगी और हर तरह की वो ताकत लगाएगी। तो ये स्वाभाविक है कि ये कांग्रेस की साख भी है और एक मैसेज भी जाएगा कि 2023 के चुनाव में यदि खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत होती है तो ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस सरकार पर जनता का विश्वास है और यदि उनको नहीं ये सीट मिलती है तो विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा। जहां तक वहां रियासत की बात है और देवव्रत सिंह चुनाव लड़े थे, तो ये देवव्रत सिंह चुनाव एक बार हार भी चुके हैं और गिरवर जंगल, कोमल जंगेल वहाँ विधायक रहे हैं एक बार में, और 2018 में वो जीते थे। तो उस तरह की माहौल अलग परिस्थितियाँ थी और जिस तरह से उनकी दोनों पत्नियां टिकट का दावेदार कर रही हैं, ये अभी तय नहीं है किस पार्टी से वो करेंगी। क्या जोगी कांग्रेस से लड़ेंगी या कांग्रेस से लड़ेंगी या भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगी, तो अभी किसी नहीं है, लेकिन दावेदारी कर रहे हैं। पर यह माना जा रहा है कि वहाँ लोधी समाज काफी मजबूत है, तो इसलिए मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस लोधी समाज को महत्व देने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में यदि वो उनकी पत्नियां निर्दलीय लड़ती हैं तो मुकाबला काफी वहां पे दिलचस्प होगा। नीलू शर्मा जी, मैं सीधा आपके पास चलता हूं। राजनांदगांव के बड़े नेता आप माने जाते हैं और राजनांदगांव जिले में ये सीट है, बहुत क्रूशियल सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो निश्चित तौर पर संजीवनी होगी अगर ये उपचुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। दंतेवाड़ा आप हारे, मरवाही आप हारे, चित्रकूट आप हारे और ये चौथा उपचुनाव आपके सामने खड़ा है। इसमें जीत की संभावनाएं काफी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था पिछली बार कोमल जंगेल और देवव्रत सिंह में। लेकिन फिर भी कांग्रेस हर चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से लड़ती। कल चुनाव समिति की बैठक भी यहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है, कहीं ना कहीं पीएल पुनिया भी उसमें शामिल है। मतलब कांग्रेस जो है अभी से पॉजिटिव मोड पर चल रही है कि 70 से 71 उनको करना है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को किस तरह से देख रही है? देखिए आदित्य जी, ये चुनाव वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 95 से लेकर अभी 2022 की अगर मैं बात करूं तो यह तीसरा उपचुनाव है। रही बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के आने के बाद, अगर दंतेवाड़ा और उसके बाद मरवाही, फिर चित्रकूट की अगर बात करता हूं तो स्वाभाविक रूप से सरकार उस समय जो अपनी प्रशासनिक दबाव, सत्ता का जो प्रलोभन उस चुनाव में, जो उपचुनाव में दिखा, और तत्काल में वो चुनाव भी सरकार के बनने के बाद हुआ था। अभी वर्तमान में अब कांग्रेस के 3 साल से भी अधिक हो चुके हैं राज्य में कांग्रेस की सरकार को। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के निधन के बाद जो है यह सीट खाली हुआ है। स्वाभाविक रूप से अगर खैरागढ़ के अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो इन 3 वर्षों में कांग्रेस ने खैरागढ़ के डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी मील का पत्थर वहां पर स्थापित नहीं किया है विकास के नाम पर। आज एक विषय को मैं आपके इस चैनल में जो है शेयर भी करना चाह रहा हूं कि वहां पर एक बड़ा विषय था नया बस स्टैंड का, वहां पर विषय था बाजार बनाने का। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी निगम के चुनाव जब हुए उस समय आए और जिला का जो है वो उन्होंने घोषणा किया। बाद में जो है वो जिला का जो घोषणा वो जस का तस रह गया है। किसी भी प्रकार का अभी इस बजट में मैं देख रहा था कि चूंकि अब उपचुनाव होने हैं इस विधानसभा में, तो 50 बिस्तर अस्पताल का उन्होंने घोषणा किया है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी इस बार खैरागढ़ के इस चुनाव को पूरी दमदारिता के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी, और इसलिए भी क्योंकि 3 वर्ष के अधिक इस सरकार को हो चुके हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी खैरागढ़ को जीतने के लिए इनके पास वहां पर मुद्दे नहीं है। और आने वाले समय में जब हम जनता के पास जाएंगे तो कांग्रेस की उन विफलताओं को, असफलताओं को लेकर भी जाएंगे। और अगर जन घोषणा की भी अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ऐसा अभी कहीं किसी भी प्रकार का कोई खैरागढ़ के विषय को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी कांग्रेस की सरकार की तरफ से वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया गया, और जो भी किया गया है वो पूर्ववर्ती सरकारों के ही वहां पर जो है वो काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक,
नीलू शर्मा जी, देखिए जब रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब भी उपचुनाव में, तब भी यही आरोप कांग्रेस लगाती थी कि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था। ये चुनाव में होता रहता है। बहरहाल अमरजीत जी मेरे साथ हैं। बहुत मुश्किल चुनाव है ये, चूंकि यूपी में हमने देखा, मणिपुर में हमने देखा, गोवा में हमने देखा, पंजाब में हमने देखा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने 67 का मैंडेट आपको 2018 में दिया था। लगातार 3 उपचुनाव आप जीते हैं, चौथा उपचुनाव, कहीं ना कहीं ये संदेश कि अभी भी भूपेश है तो भरोसा है। अमरजीत जी, देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अभी 1 माह पहले ही नगर पालिका के चुनाव हुए खैरागढ़ में, जिसमें जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया। जनता जनार्दन होती है, उसका आशीर्वाद मिलता है, कार्यों के बदौलत मिलता है। और विपक्ष का काम है आरोप लगाना। नीलू शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, सब पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, उन आरोपों में कोई दम नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये पहली सरकार है देश की जिसने मात्र 3 वर्ष में ही जो अपने घोषणा पत्र के 36 प्रमुख वादे थे, उसमें से 32 वादे हमने आज तक पूरे कर लिए हैं। एक किवदंती होती थी कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक होता है। हमने छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय चुनाव में हमारे महापौर बैठे। ये इस बात का घोतक है कि प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार पिछले 3 वर्षों में जो जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, उसने निश्चित तौर पर हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। हमने अपने किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को, हमने जो कर्जा माफ़ी किया, उनको जो सहूलियतें दी, हमने जो गोबर खरीदी वाली योजना लाई, हमने चाहे राजीव मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम किया, लोगों को जो हमने नौकरियां दी, रोजगार दी, एक पीसफुल माहौल बना रहा। हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। छत्तीसगढ़िया जो एक चाहता था, छत्तीसगढ़िया की जो पसंद थी, उस पर हमने आगे बढ़ने का काम किया। और उसके अलावा हमने चाहे शिक्षा का माध्यम हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमारी स्वामी आत्मानंद स्कूल की योजनाएं हो, चाहे हमने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो कार्य की, जो हमने ये 7 वनोपज खरीदते थे, हम 52 वनोपज खरीद रहे हैं। हमने 2500 रुपए दिया, हमने 84,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डाला। हमारी जो योजनाएं, हम कोई हवाई बात नहीं करते, हम जनता जनार्दन के दरबार में अपने कार्यों को लेकर जाएंगे, विकास कार्यों को लेकर जाएंगे। ये पहली सरकार है जिसके ऊपर 3 साल में कोई आरोप नहीं लगे भ्रष्टाचार के। और ये भूपेश बघेल जी की सरकार है जो छत्तीसगढ़ के हित के लिए काम करती है। और उसका नतीजा ये है कि नगर पालिका चुनाव हम पिछले महीने खैरागढ़ में जीते। और निश्चित तौर पे जो उपलब्धि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हुई कि हमने अभी तक के सारे उपचुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया है, खैरागढ़ चुनाव में भी हम ये रिकॉर्ड कायम रखने में कामयाब होंगे। रवि जी, कांग्रेस दावा जरूर कर रही है कि नगर पालिका चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन वो रिजल्ट किसी छुपा नहीं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष जरूर बना लिए, लेकिन मैंडेट किसको मिला था हम सब जानते हैं। बहरहाल जो स्थिति अभी नजर आ रही है, पहली पत्नी का कहना है वो चुनाव लड़ेंगी, दूसरी पत्नी का कहना है वो चुनाव लड़ेंगी। देवव्रत सिंह का एक ऑडियो सामने आया था, अगर आपको याद हो, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जो दूसरी पत्नी है उनके चलते ही, विभा सिंह के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने जो है उनके साथ हार्ट अटैक उनको आया और तमाम उनके दिक्कतें हो रही थी, उनको मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा था। ऐसे में चूंकि पत्नी बनाम पत्नी, कोई एक अभी तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस, ऐसा लग नहीं रहा है कि इन दोनों में से एक को टिकट देगी। निश्चित तौर पर लोधी फैक्टर में जा सकती है कांग्रेस। स्थिति कहां पर देखें, अगर परिवार के बीच में, राज परिवार के बीच में अगर इसी प्रकार झगड़ा होता रहा तो उसका फायदा क्या आप किसको देख रहे हैं? कांग्रेस को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, परिवार में यदि झगड़ा होता है तो उसका फायदा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाती है इस पर निर्भर करेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को करती है और सिंपैथी लेने की कोशिश करती है तो एक रणनीति हो सकती है और कांग्रेस कर सकती है। लेकिन परिवार बस इसके या तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कर सकती कि हम किसी पत्नी को टिकट देकर उसका सहानुभूति का लाभ ले सकते हैं। पर जिस तरह से ऑडियो आया उसमें जो दूसरी पत्नी के बारे में बात कही गई है और उसके बाद जो घटनाएं हुई, पहली पत्नी लेके लोगों का समर्थन मिला, तो उसमें कहीं ना कहीं पहली पत्नी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। अब उसका किस तरह राजनीतिक दल उपयोग करते हैं ये तो टिकट बंटवारे के बाद ही साफ होगा। नीलू शर्मा जी, पत्ते भारतीय जनता पार्टी भी नहीं खुल रही अभी तक की। 2 में से अगर मैं बात करूं, विभा सिंह जी या फिर पद्मा सिंह जी, किनको ऊपर आप दांव लगाएंगे अभी तक ये क्लियर नहीं, या फिर से कोमल जंघेल मैदान में होंगे? कुल मिलाकर देखिए, अगर राज परिवार की अगर लड़ाई होती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मिल सकता है, बशर्ते अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस भी अपने पत्ते फिलहाल नहीं खोल रही, लेकिन उम्मीद है कि 2-3 दिन में कांग्रेस जो है वो प्रत्याशी डिक्लेयर कर दे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहां देख रहे हैं? अगर राज परिवार, अगर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, इनमें से 2 में से किसी को एक टिकट देता है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, क्योंकि विक्रांत का नाम काफी तेजी के साथ वहां पर उभरता आया है, अभी कोमल जंगेल का भी नाम उभर कर आ रहा है, तो क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पर हो सकती है? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट की चयन प्रक्रिया जो है
वो संगठनात्मक दृष्टिकोण से हमारे जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उस पर हम धीरे से स्टार्ट कर दिए हैं। एक प्रकार से अगर मैं ये बोलूं कि रायशुमारी जो है उसके बाद जो चुनाव चयन समिति होती है, उसके अलावा जीतने योग्य जो प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी उसको जो है वो खैरागढ़ से इस बार जो है अपना प्रत्याशी बनाएगी। रही बात जैसे अमरजीत जी बोल रहे थे, तो निश्चित रूप से जो नगर निगम के चुनाव हुए इस प्रदेश में, खैरागढ़ में जो वहाँ रिजल्ट आया है नगर निगम नगर पालिका का, तो वो भी वहाँ की जनता ने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है सत्ता का दबाव कहा जी कि किस तरीके से वहाँ पर जो है सत्ता का दबाव जो है रहा, और एक हमारा जो कैंडिडेट जीता हुआ था उसको हरा दिया गया। कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से जो प्रशासनिक दबाव इन 3 सालों में, चाहे वो उपचुनाव हो, नीलू जी देखिए ये हर पार्टी करती है, जो सत्ता में रहती है वो मिशनरी का उपयोग करती है। इस सरकार में तो मरवाही में जिस अधिकारी ने चुनाव जिताया सबको शिफ्ट कर दिया गया है खैरागढ़ में। मतलब साफ है सरकार की मंशा, खैरागढ़ में हमको चुनाव जीतना है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हमको जाना पड़े। ये रमन सिंह भी करते हैं, ये भूपेश बघेल भी कर रहे हैं, कोई नया नहीं है। इसलिए वो आपके ऊपर आरोप लगाते थे जब आप सत्ता में थे, आज आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। ग्राउंड हकीकत कहां पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। केवल 14 विधायक आपके पास हैं और वो विधायक भी कहीं ना कहीं आपसी खींचतान के चलते नुकसान हर समय आपको विधानसभा के भीतर भी देखने को मिलता है। देखिए आदित्य जी, खैरागढ़ का उपचुनाव वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, और इसको हम पूरी दमदारिता के साथ लड़ेंगे। जनता के बीच में कांग्रेस की असफलताओं को लेकर जाएंगे, जन घोषणा पत्र के उनके वायदों को लेकर जाएंगे, शराबबंदी के विषय को लेकर जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता के विषय को लेकर जाएंगे, किसानों की धान खरीदी को लेकर जाएंगे। जिस तरीके से इस प्रदेश में कानून की लचर व्यवस्था है, ऐसे तमाम बहुत सारे जो माफियाओं के जो इस छत्तीसगढ़ में जो आतंक है, इतने सारे हमारे पास यहाँ पर कांग्रेस के सरकार की असफलता है। और निश्चित रूप से इस बार जो इलेक्शन होंगे खैरागढ़ के, वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी गंभीरता के साथ, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जब भी लड़ती पूरी गंभीरता के साथ लड़ती। हमारा एक संगठन का स्ट्रक्चर भी है और स्वाभाविक है कि हम जिस तरीके से इस इलेक्शन की गंभीरता को देख रहे हैं और जो प्रशासनिक जो दबाव है या प्रशासनिक जो वातावरण ये का निर्माण, ये चाहे वो इलेक्शन में करते हैं चाहे लोकल इलेक्शन में करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस दबाव में ना आई है ना आएगी। हम अपनी चुनाव जो है अपने कार्यकर्ताओं के दम पे कांग्रेस की असफलताओं की जो है उसको लेकर उम्मीद यही भी है कि सब चाहते भी हैं कि बेहतर फाइट देखने को मिले। क्योंकि मरवाही चुनाव का मैं साक्षी रहा हूं, मैं तकरीबन हफ्ते भर वहां पर रहा, लेकिन मैंने देखा कि अमर अग्रवाल जी का वो परफॉर्मेंस नहीं रहा जो जयसिंह अग्रवाल का था। होटल के कमरे से बाहर तक नहीं निकले वो। ये स्थिति कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न दिखे, हम सभी उम्मीद करते हैं। अमरजीत जी, बहुत ज्यादा तैयारी बता रही भारतीय जनता पार्टी की हम हर हालत में जीतेंगे, और नगर पालिका का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था आपके लिए। हालांकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपने बना ली, वो अलग चीज है। स्थिति बहुत अच्छी आपकी नहीं है। कल आपकी समिति की बैठक भी है, उम्मीद यही कि कल तक या परसों तक 2-3 दिन के अंदर आप नाम भी तय कर देंगे। किन मुद्दों को लेकर जाएगी तो आपने बता दिया, 2500 रुपए गोबर खरीदी, तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन खैरागढ़ की जनता जो बहुत सारे मुद्दे, ये उम्मीद थी उसको कि इस घोषणा पत्र, अभी जो आपका चुनाव का अगर मैं बात करूं, घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं हुई चीजें, बजट में भी चीजें नहीं आई, लोकल लेवल पे लोकल चीजें आकृष्ट करती है मतदाताओं को, उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, भूपेश बघेल जी का स्पष्ट मानना रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जनता को, वो चूंकि खुद जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं और बहुत निचले स्तर से उन्होंने अपनी राजनीति यहाँ तक सफर तय किया है, तो वे जानते हैं कि जनता की तकलीफ क्या होती है। लोकल मुद्दों को लेकर भी हम लोग बहुत संजीदा हैं, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र है, राजनीति है, और जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है। हम लोग उन तमाम संवेदनशील मुद्दे जो स्थानीय होंगे उनको भी छुएंगे। वहाँ के स्थानीय लोगों की जो मांग होगी, उनकी जो सोच होगी, उसके हिसाब से हम लोग, हमारा संगठन बहुत ताकत के साथ वहां चुनाव लड़ेगा। हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, और हमारे पास उपलब्धियों के नाम पे इतनी सारी चीजें हैं इस सरकार की पिछले 3 वर्षों में। ये कह रहे हैं हम किसानों को लेकर जाएंगे, तो आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि चाहे गोबर खरीदी वाला मामला रहा हो, मोदी जी को भी तारीफ करनी पड़ी, चाहे किसानों को, हमको इन्होंने सेंट्रल पुल से धान नहीं खरीदने की धमकी दी, बारदाना नहीं दिया, उसके बावजूद ये भूपेश बघेल जी की संवेदनशील सरकार थी कि उन्होंने जो कहा वो किया। भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा ही नहीं कहा जाता। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। तो निश्चित तौर पर सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को लेकर हम जनता जनार्दन के दरबार में जाएंगे और उनका पूरा आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, इस बात का पूरा विश्वास। नीलू जी, 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनकी भी साख दांव पर इसलिए भी है क्योंकि राजनांदगांव जिला का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व वही करते हैं, विधायक भी राजनांदगांव से हैं और खैरागढ़ राज परिवार या खैरागढ़ में दखल भी काफी है। क्या इस बार भी वही मुख्य चेहरा होंगे वहां स्टार प्रचारक के तौर पर अगर हम देखें तो? क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद आपको भी है, उम्मीद निश्चित तौर पर पार्टी के हर कार्यकर्ता को होगी कि खैरागढ़ में बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। देखिए आदित्य जी, निश्चित रूप से आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का ये गृह क्षेत्र भी है। यहाँ राजनांदगांव से विधायक भी, लोकसभा के सदस्य भी रहे, 15 साल इस प्रदेश की उन्होंने सेवा भी की है। तो स्वाभाविक रूप से खैरागढ़ जो है वो वास्तव में हम सब के लिए तो महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से हमारी जो वहाँ पर तैयारी चल रही है, निश्चित रूप से हम किसी भी प्रकार का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अभी अमरजीत भाई बोल रहे थे अभी विकास की बात, मैं अमरजीत जी से एक ही सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खैरागढ़ के विकास के नाम पर या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम कांग्रेस की ये सरकार जो इन 3 वर्षों में की है जिसको लेकर वो जाए और वहां पर जनता से वो वोट मांगे। जिस तरीके से गोधन योजना के अंतर्गत बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चावल खरीदी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अन्य विषयों की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो मुद्दे इतने हैं कि जब हम ग्राउंड पर जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर जनता का जो है इस बार, क्योंकि पहले के जो उपचुनाव हुए हैं आदित्य जी, वो निश्चित रूप से सरकार बनने के तत्काल 1 साल के अंदर वो चुनाव हुए। अब ये 3 साल से भी अधिक इस सरकार को इस राज्य में। चलिए नीलू जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बेहतर मुद्दे आप लेकर जाएं जनता के सामने और निश्चित तौर पर उन मुद्दों पर जनता अपनी मुहर भी लगाए। खैरागढ़ उपचुनाव ज्यादा दिन नहीं है, 12 अप्रैल को निश्चित तौर पर यहां पर वोटिंग होनी है और 16 अप्रैल को नतीजे भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक बात बेहद साफ है, उम्मीद सभी को यही है कि इस बार बेहतर चुनाव देखने को मिले, एक तरफा ना मिले। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बैक टू बैक फाइट हमने देखी है, चाहे 2018, 2008, 2013, केवल 2018 में ही एक तरफा हमने चुनाव देखा था। तो खैरागढ़ की जनता भी चाहती है उसके जो लोकल मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जाए और उसकी जो मांगे हैं वो निश्चित तौर पर जो पार्टी पूरी करेगी उस पार्टी का विधायक वहां पर चुना जाएगा। और हाँ, राज परिवार की अंदरूनी लड़ाई का फायदा किसे मिलेगा ये निश्चित तौर पर 16 अप्रैल के नतीजे साफ कर देंगे। आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।